Hello everyone, welcome to my channel. I hope you're doing well and preparing well for your exam. Today we are starting another chapter of this book, which is chapter 3, The Principles and the Objective of India's Foreign Policy. I have already made the lectures of chapter 1 and 2, and if you haven't watched that, you can see the डिस्क्रिप्शन एंड उसमें आपको लिंक मिल जाएगा. आप पूरे पहले के 2 चैप्टर्स को कवर कर लो, तब चैप्टर 3 पर आओ, तब आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा. बिकॉज दैट वॉज बेसिक एंड दिस इज़, अगर आप वो देख लोगे ना तो दिस विल feel like a piece of cake for you. Okay, now only one request I would like to do is that you don't have to keep following every line in the book. बस अपने कानों को खोल लो और listen carefully to what I'm about to explain. I will break everything down in a simple way, and you only need to focus on understanding and remembering the important concepts. Okay, and don't worry, I'm not going to skip anything important from the book, and all the key points, concept, exam relevant information will be covered. So relax and grab your books, or if you don't, it's okay. Okay. Okay, so principles and the objective of India's foreign policy. Let's start with the introduction part. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्पेसिफिकली डिस्कस करने से पहले एक बेसिक बात समझ से. ओके, दुनिया का कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी रैंडमली नहीं बनाते. हर कंट्री को सर्टेन वैल्यूज़ फॉलो करते हैं और कुछ सर्टेन गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं. इन वैल्यूज़ को प्रिंसिपल कहते हैं और इन गोल्स को ऑब्जेक्टिव कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल क्या होता है. प्रिंसिपल्स वो गाइडिंग आइडियाज़ होते हैं या फ़िलॉसफीज़ होती है जो किसी कंट्रीज़ को बताते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे कंडक्ट करनी चाहिए. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रिंसिपल्स वो रूल्स और वैल्यूज़ होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में किसी कंट्री के बिहेवियर को गाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंट्री पीस, नॉन वायलेंस और दूसरे कंट्रीज़ की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करने में बिलीव करती है तो ये उसकी प्रिंसिपल बन जाते हैं. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वो प्रैक्टिकल गोल्स होते हैं जो कोई कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू अचीव करना चाहती है. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर देते हैं कि कंट्रीज़ क्या गेन करना चाहती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंट्री अपने सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना चाहती है और या अपनी इकनॉमी इम्प्रूव करना चाहती है, अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, या दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना चाहती है. तो आपको ये डिफरेंस समझ आया कि प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. प्रिंसिपल हमें बताता है कि कंट्री कैसे बिहेव करती है, जबकि ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि कंट्री क्या अचीव करना चाहती है. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कुछ इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है. जैसे कि सालों से इंडिया ने पीस, सॉवर्निटी का रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं. साथ ही इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना और दुनिया में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना ऑब्जेक्टिव को ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश किया. तो बेसिकली ये चैप्टर इस बात को समझाने के लिए बनाया गया है कि कौन सी वैल्यूज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को गाइड करती है और कौन से गोल्स इंडिया उसके थ्रू अचीव करना चाहती है. ओके, आई थिंक मैंने आपको इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में बता दिया, बट डोंट वरी, इट विल हेल्प यू अ लॉट. आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आ जाएगी क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा खासा कंटेंट मैंने दे दिया. नाउ सेकंड इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. अब देखो,
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। हर प्रिंसिपल को इंडिविजुअली डिस्कस करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को यूनिक माना जाता है क्योंकि ये दो चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली कंबाइन करती है। एक तरफ इंडिया अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन के विजडम्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ ये मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पावर पॉलिटिक्स पर बेस्ड नहीं है। ये पीस, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सबके वेलफेयर जैसे वैल्यूज़ भी इन्फ्लुएंस होती है। इस थिंकिंग को हम एक एंशियंट इंडियन प्रेयर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कल्याण मंत्र कहा जाता है, जो कहते हैं जिसका मतलब होता है सब खुश रहे, सब बीमारियों से मुक्त रहे, सब शुभ चीज़ों को देखे और किसी को भी दुख ना मिले। ये आइडिया दुनिया के लिए इंडिया की लार्जर विजन को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उनका एम पीस, कॉपरेशन और कलेक्टिव वेलबींग भी होना चाहिए। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ओके, देखो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के एंड के बाद इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का डिफाइनिंग प्रिंसिपल माना जाता है। नॉन अलाइनमेंट को समझने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के पीरियड में जाना होगा। उस टाइम दुनिया दो राइवल कैंप्स में डिवाइड हो गई थी। एक कैंप था यूनाइटेड स्टेट के लीडरशिप और जिसमें कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा था सोवियत यूनियन की लीडरशिप जिसमें सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ये तो मैंने आपको बार बार बता दिया है। तो इस राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा जाता था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैं कह रही थी, तो उस राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा जाता था। एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, जो अभी अभी कॉलोनियल रूल से फ्री हुए थे, वो किसी और डोमिनेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते थे बाय जॉइनिंग ईदर ऑफ द टू मिलिट्री ब्लॉक्स। इसीलिए लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, गमल अब्देल नशीर ऑफ इजिप्ट और सुकर्नो ऑफ इंडोनेशियन, तो ये लोगों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट का आइडिया दिया। अब बहुत स्टूडेंट्स नॉन अलाइनमेंट को गलत समझते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ग्लोबल इश्यूज़ पर साइलेंट रहेगी, या इसका सिंपली मतलब होता है कि इंडिया किसी भी मिलिट्री ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करेगी और अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद लेगी। ओके, तो नेहरू ने इससे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब मिलिट्री ब्लॉक से दूर रहना, सब कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना और डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेना है। तो नॉन अलाइनमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग फ्रीडम को प्रिजर्व करना। कोल्ड वॉर के टाइम ये पॉलिसी इंडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल रही, क्योंकि इंडिया दोनों यूएस और सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन मेंटेन कर सका बिना किसी एक पर डिपेंडेंट हुए। आज भी ऑल्दो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस आइडियाज़ रेलिवेंट है। इंडिया आज भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी मेजर पावर्स। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट नॉन अलाइनमेंट। द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ पंचशील। ये सब हम लोग चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। नाउ आप इसे और डिटेल में पढ़ें तो टेक इट एज अ रिविजन। तो पंचशील दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर नॉन अलाइनमेंट इंडिया के वाइडर वर्ल्ड के रिलेशन को गाइड करता था, तो पंचशील मेनली इंडिया के नेबर्स के साथ रिलेशंस को गाइड करने के लिए डेवलप किया गया था। पंचशील का लिटरल मीनिंग क्या बताया था मैंने? 5 प्रिंसिपल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। ओके, ये प्रिंसिपल सबसे पहली बार फॉर्मली इंडिया और चाइना के बीच 1954 के एक अग्रीमेंट में डिक्लेयर किया गया। ये 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? पहला,
एक दूसरे की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना। दूसरा था म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, लाइक कोई अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पर। तीसरा था एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस। चौथा था इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स पर। एंड पांचवा था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेहरू के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल इन कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस का फाउंडेशन बनना चाहिए थे, राइट। लेकिन पंचशील के पीछे बेसिक आइडिया सिंपल था। हर कंट्री सोवरेन होती है और उसे दूसरी कंट्रीज़ के सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी कंट्री को दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या उस पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी सिखाता है कि नेहरू ने ट्रस्ट किया था कि चाइना सिंसियरली पंचशील को फॉलो करेगा, लेकिन बाद में रिलेशन डिटेरियोरेट तो हो गए और इंडिया और चाइना ने 1962 में वॉर लड़ी। इसी वजह से क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि नेहरू काफ़ी आइडियलिस्टिक थे। फिर भी पंचशील आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि पीसफुल को एग्जिस्टेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टेबल इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टेबल रखने के लिए एसेंशियल है। ओके, now next is anti-colonialism, anti-imperialism and anti-apartheid. now it is ये सारे एक ही में आए हैं। देखो, ये प्रिंसिपल डायरेक्टली इंडिया के अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से इमर्ज हुआ है। इंडिया ने लगभग 2 सेंचुरीज तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को सफ़र किया। कॉलोनियलिज्म की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, फैमाइन और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने हर फॉर्म में कॉलोनियलिज्म का स्ट्रॉन्गली अपोज किया। इंडिया ने इम्पीरियलिज्म को भी अपोज किया। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई पावरफुल कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या मिलिट्री किसी और कंट्री को डोमिनेट या कंट्रोल करने की कोशिश करें। इंडिया के बिलीव था कि हर नेशन को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का राइट होना चाहिए, बिना फॉरेन डोमिनेशन के। इसी तरह इंडिया ने अपार्थेड का भी स्ट्रांगली अपोज किया। अभी अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड एक सिस्टम था जहाँ रेसल डिस्क्रिमिनेशन होता था। स्पेशली साउथ अफ्रीका में ये एग्जिस्ट करता था, जहाँ लोगों के साथ उनकी रेस और स्किन कलर के बेसिस पर अलग ट्रीटमेंट होता था। इंडिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इशू को लेकर स्पेशली सेंसिटिव थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। रिजल्ट के रूप में इंडिपेंडेंट इंडिया ने सिर्फ अपार्थेड को कंडेम ही नहीं किया, बल्कि साउथ अफ्रीका के अपार्थेड रिजाइम के साथ रिलेशन मेंटेन करने से भी मना कर दिया। ओके, इंडिया ने एशिया और अफ्रीका में फ्रीडम मूवमेंट और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया। आज फॉर्मल कॉलोनियलिज्म और अपार्थेड लार्जली ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल अब भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया आज भी डोमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस को अपोज करता है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ फोर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब चौथा प्रिंसिपल ये है, देखो, हिस्टोरिकली कंट्रीज़ डिस्प्यूट्स को वॉर, कॉन्क्वेस्ट और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू सेटल करती थी। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डीपली सत्याग्रह और अहिंसा के वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होती है, जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। इसीलिए इंडिया मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी डिस्प्यूट्स नेचुरल होते हैं, लेकिन वॉर पहला सल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके इंस्टेड कंट्रीज़ को पीसफुल मेथड्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और डिप्लोमेसी। ओके, इंडिया कंसिस्टेंटली ये आर्ग्यू करता रहा है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग होती है और डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया खुद को डिफेंड नहीं कर सकता,
ऐसा नहीं कह रहा, इंडिया ने वॉर लड़ी है जबकि जब उसकी सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी थ्रेटन हुई, लेकिन प्रिंसिपल के रूप में इंडिया पीसफुल सेटलमेंट प्रेफर करता है और दूसरे कंट्रीज़ को भी सेम करने के लिए एनकरेज करते हैं। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन से पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ओके, ये याद रखना, ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। ओके, कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पीस मेंटेन करने के लिए अपनी मिलिट्री पर्सनील को भी भेजा है। इस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वायलेंस और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बजाय डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करती है। ओके, देखो, फिफ्थ प्रिंसिपल है बिलीफ इन द आइडियल्स ऑफ एनश्राइंड इन द यूएन चार्टर। देखो, इंटरेस्टिंग बात एक बताती हूँ कि इंडिया को सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर बनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, तब भी जब इंडियन अभी ब्रिटिश कॉलोनियल के अंडर था। ओके, लाइक 1947 के पहले। इंडियन यूएन चार्टर के ओरिजिनल सिग्नेटरीज में भी इंडिया बेसिकली यूएन चार्टर के ओरिजिनल सिग्नेटरीज में भी था। ये बात खुद दिखाती है कि दुनिया पहले से ही इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए इंडिया की कमिटमेंट को रिकग्नाइज करती थी। इंडिया स्ट्रांगली मानता था कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने और एक वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है। एक और रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया यूएन को सपोर्ट करता था, और वो है मल्टी लेटरलिज्म। अब ये मल्टी लेटरलिज्म क्या होता है? मल्टी लेटरलिज्म का मतलब होता है कि कंट्रीज़ मिलकर कलेक्टिवली और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग काम करें। इससे पावरफुल कंट्रीज़ अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर सकती और स्मॉलर कंट्रीज़ को भी इंटरनेशनल अफेयर में वॉइस मिलेगी। लेकिन रिसेंट ईयर में इंडिया ने यूएन की क्रिटिसिज्म भी किया है। इंडिया के अकॉर्डिंग स्पेशली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है अभी भी 1945 के वर्ल्ड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड को। इसीलिए इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है और चाहता है कि उसके वर्किंग सिस्टम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक हो। लेकिन इन क्रिटिसिजम्स के बाद भी इंडिया ने यूएन के प्रति सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो इंडिया यूएन चार्टर को इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक रूल बुक की तरह मानता है, जहाँ उसके प्रिंसिपल्स को लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ओके, okay, sixth is the equitable and egalitarian इंटरनेशनल ऑर्डर। देखो, ये अगला प्रिंसिपल है इंडिया के बिलीफ इन इक्विटेबल एंड इगैलिटेरियन इंटरनेशनल ऑर्डर। ये वर्ड थोड़े फैंसी लगते हैं लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। इंडिया मानता है कि करंट इंटरनेशनल ऑर्डर कंप्लीटली फेयर नहीं है। एशिया और अफ्रीका के डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकनॉमी में अक्सर अनईक्वल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जो ज़्यादा जस्ट हो और इक्वल हो। इस प्रिंसिपल के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसका मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी। इंडिया मानता है कि यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म होने चाहिए ताकि एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। सिंपल वर्ड में इंडिया ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटाइजेशन इंडियन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटाइजेशन चाहता है। ओके, दूसरा पार्ट है इगैलिटेरियन इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसका मतलब है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या, 1970s के डेवलपिंग फेयर ट्रेड कंडीशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेटर इकोनॉमिक असिस्टेंस की डिमांड कर रहे थे। ओके, साथ ही सभी कंट्रीज़ और सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का राइट भी डिमांड कर रहे थे। अभी तक ये ड्रीम पूरा
अचीव नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया अब भी बिलीव करता है कि फ्यूचर में इंटरनेशनल ऑर्डर ज़्यादा फेयर और इंक्लूसिव बनेगा. नाउ नेक्स्ट इज फेथ इन द आइडियल ऑफ वर्ल्ड पीस. अब अगला प्रिंसिपल है कि वर्ल्ड पीस में इंडिया का फेथ. इंडिया स्ट्रांगली मानता है कि वॉर और वायलेंस परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. इसीलिए इंडिया हमेशा पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स को सपोर्ट करता है. इंडिया की ये कंसर्न हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस्ड है. कोल्ड वॉर के टाइम पर ऐसे मूवमेंट्स आए जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बहुत क्लोज आ गए थे और दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर का फियर था. कोल्ड वॉर के वक्त भी इराक वॉर और सीरियन कॉन्फ्लिक्ट जैसे इंसिडेंट ने इंटरनेशनल पीस के लिए सीरियस थ्रेट क्रिएट किया. कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर वॉर्स वाटर जैसे रिसोर्सेज के ऊपर भी हो सकता है. इन सब पॉसिबिलिटीज़ के वजह से इंडिया वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए कमिटेड रहता है और इंडिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कंट्रीज़ को इनकरेज करता है कि वो बैठ कर डिस्कशन करें और मैनुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकालें. तो इस प्रिंसिपल का सेंट्रल मैसेज सिंपल है कि पीसफुल डायलॉग हमेशा वॉर और वायलेंस से बेटर होता है. ओके. Now, eighth principle is the bilateral framework of dispute settlement. ये प्रिंसिपल स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के शिमला अग्रीमेंट के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था. इंडिया के अकॉर्डिंग दो कंट्रीज़ के डिस्प्यूट्स उन दोनों कंट्रीज़ को ही मिलकर सॉल्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिगर पावर्स को इन्वॉल्व करने के. ओके. तो इंडिया मानता है कि बाईलैटरल नेगोशिएशन लास्टिंग पीस के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. इस अप्रोच में दो मेजर एडवांटेज हैं. पहला, जब दो कंट्रीज़ नेगोशिएशन के लिए अग्री करती है तो यूजुअली हॉस्टिलिटीज़ रुक जाती है और कॉन्फ्लिक्ट वॉर में एस्केलेट नहीं होता. दूसरा, टाइम के साथ कंटिन्यूस डायलॉग के थ्रू डिस्प्यूट्स की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम की जा सकती है. जैसे जैसे टेंशन कम होते हैं वैसे वैसे डिस्प्यूट्स के मेजर कन्फ्लिक्ट्स या वाइडर वॉर बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. इसलिए इंडिया कंसिस्टेंटली बाईलैटरल डायलॉग्स को डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए पीसफुल मेथड मानता है. सो आपको समझ आया कि व्हाट दिस बाईलैटरल फ्रेमवर्क ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट इज. नाइन्थ प्रिंसिपल इज डिसआर्ममेंट. ओके, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी कभी जब मैं थोड़ा जल्दी समझा रही होती हूँ तो मेरी थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है. तो ओके, एनीवे ध्यान दो पढ़ाई पे, टॉपिक पे. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है. शुरुआत से ही इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिवर्सल डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करता आया है. वर्ल्ड वॉर के दौरान जब मेजर पावर्स के बीच आर्म रेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी तब भी इंडिया वेपन्स रिडक्शन के फेवर में थी. राइट. इंडिया के डिसआर्ममेंट मेजरली 3 कैटेगरीज पर फोकस करते हैं. पहला, इंडिया वेपन्स को मास डिस्ट्रक्शन जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की बात करते हैं. दूसरा, इंडिया न्यूक्लियर वेपन, हाइड्रोजन बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज बॉलिस्टिक मिसाइल्स में मेजर डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है. बेसिकली ये रिडक्शन होने की बात हो रही है, इन सारे चीज़ों की रिडक्शन को सपोर्ट करता है. तीसरे, इंडिया कन्वेंशनल वेपन्स में भी रिडक्शन चाहता है ताकि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इंडिया डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डेवलप किए. तो रीज़न सिंपल है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से. इंडिया के नेबरहुड में सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं. इसीलिए इंडिया को मिनिमम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और डेटरेंस मेंटेन करना पड़ता है. इसकी वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए. तो इंडिया का पोजीशन बैलेंस्ड है. इंडिया एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ वेपन्स कम हो और इवेंचुअली ग्लोबल डिसआर्ममेंट हो, लेकिन साथ ही अपनी सिक्योरिटी नीड्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते. Okay, so that was all about the principles and I hope
आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड अगर नहीं समझ आया तो आप थोड़ा पीछे जाके एक और बार सुन लोगे ना, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 9 प्रिंसिपल्स है, एक एक करके उसके मेन पॉइंट्स को आप याद करो लोगे तो आपको खुद ही आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब तक हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल को डिस्कस किया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मैंने मतलब क्या बताया था, वो गोल्स जो इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू अचीव करना चाहता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम है कि एम कई इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है रहा है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ सेम रहे हैं, जबकि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव का क्या रहा है। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन और प्रमोशन। नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है वो सब कुछ जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें इंक्लूड होता है नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस, इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी का प्रोटेक्शन, इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, दूसरे कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट अपनी हार्ड अर्नड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और कंट्री के एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स को सिक्योर रखना थी। टाइम के साथ नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन इम्प्रूव करना और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पीसफुल और म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप मेंटेन करना भी इंक्लूड हो गई। इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सके। अगर मैं आपको एक लाइन कहूँ जो आपको ऐड करना चाहिए इस आंसर में, दैट वुड बी कि अगर मैंने पूरा टॉपिक अगर एक लाइन में समराइज़ करूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अल्टीमेट पर्पस है कि इंडिया के लिए जो बेस्ट हो उसको प्रोटेक्ट करना और इंटरनेशनल एरियाना में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ओके, द सेकेंड इज ऑटोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी को मेंटेन करना। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि कोल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। दुनिया दो राइवल कैंप्स में डिवाइड हो गई थी, एक यूनाइटेड स्टेट की लीडरशिप में और ये दूसरा सोवियत यूनियन की लीडरशिप में। दोनों सुपर पावर्स चाहते थे कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करें। ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपनी फ्रीडम प्रिजर्व करना चाहता था ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके। इसीलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया किसी भी मिलिट्री ब्लॉक्स का पार्ट बनने से बच गया और अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस मेंटेन की। नॉन अलाइनमेंट फॉलो करते हुए भी इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज़ और मेजर वर्ल्ड पावर्स दोनों से प्रेशर फेस करना पड़ा, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने कुछ इंडिपेंडेंट और सोवरेन नेशन की इमेज बिल्ड की जो आसानी से किसी और के एजेंडा को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं की जा सकती। आज भी इंडिया अपने स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली एशिया और अफ्रीका के कई कंट्रीज़ इंडिया को एक एग्जाम्पल के रूप में भी देखते हैं कि कैसे पावरफुल नेशंस के प्रेशर के बावजूद अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की जा सकती है। ओके, अगर एक लाइन में कहो तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम है कि हर डिसीज़न इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाए, ना कि एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर। थर्ड इज़ इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमेशा से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल में से एक रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया को सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़े। कंट्रीज़ को ज़रूरत थी अपने लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स की, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इजी नहीं था, क्योंकि कोल्ड वॉर ने दुनिया को पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया था। साथ ही इंडिया अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ को मेंटेन करना चाह रही थी, किसी एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट नहीं बनना चाह रही थी। तो इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने केयरफुली काम किया और फूड असिस्टेंस सिक्योर की, स्पेशली वीट इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक यूएस, बिना अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्रोमाइज़ किए। अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में मेजर रोल प्ले करती है। अब इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कई स्टेप्स लेता है, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंक्रीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है इंडिया ने। फिर मल्टीलैटरल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और मेजर इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करती है इंडिया। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ का एक मेजर ड्राइवर बन चुका है। तो बेसिकली अगर मैं आपको कॉन्क्लूड करूँ इस पूरे ये का इकोनॉमिक वाला पार्ट, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम है ऐसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप क्रिएट करना जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करें। गॉट इट? अगर आपको याद रखना है इन ऑब्जेक्टिव को, आप ऐसे याद रखो नेशनल इंटरेस्ट, ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऐसे। ओके। फोर्थ इज़ ग्लोबल काउंटर टेरर फ्रेमवर्क। अब देखो, हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, जो है ग्लोबल काउंटर टेरर फ्रेमवर्क। सालों से टेररिज्म आम लोगों और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट में से एक बन चुका है। इंडिया खुद भी काफ़ी टाइम से टेररिज्म का शिकार हो रही थी, इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इंडिया का अप्रोच 3 मेन आइडियाज़ पर बेस्ड है। ध्यान से समझना इन 3 मेन आइडियाज़ को। पहला, इंडिया मानता है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया के अकॉर्डिंग टेररिज्म किसी फॉर्म में हो वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को उन कंट्रीज़ को प्लेसेस और इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो टेररिस्ट को सेफ हेवन्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें ग्लोबल टेरर हब्स के रूप में रिकग्नाइज करना चाहिए। दूसरा है, इंडिया एक इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म चाहता है। ऐसी ट्रीटी का पर्पस होगा कि टेररिस्ट ग्रुप को मिलने वाली हर तरह की फाइनेंशियल, मटेरियल और मॉरल सपोर्ट को रोक दिया जाए, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव ही ना कर सके। तीसरा, इंडिया कंट्रीज़ के बीच ग्रेटर कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है, ताकि इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू, जॉइंट काउंटर टेरर की ऑपरेशन के थ्रू। इंडिया ने इस इशू को लगातार यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल फोरम पर उठाया। हालांकि इंडिया की एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग अभी तक कुछ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया के एफर्ट्स ने दुनिया भर में टेररिज्म के डेंजर को लेकर अवेयरनेस ज़रूर बढ़ाई है। नाउ फिफ्थ इज़ इक्विटेबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? आज के टाइम में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सभी कंट्रीज़ के लिए एक कलेक्टिव चैलेंज बन चुका है। पिछले कई सेंचुरीज़ का इररिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पैटर्न की वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी डैमेज हुआ है, और आज ह्यूमैनिटी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। काफ़ी सालों से कंट्रीज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया का मानना है कि
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का बर्डन पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर इक्वली नहीं डालना चाहिए। इंडिया मानता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज उन्होंने ही किया है। इसी आइडियाज़ को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल नाम जाना जाता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड हाईलाइट दिस वर्ड, ओके। इसका सिंपल मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने ज़्यादा डैमेज किया है उनको ज़्यादा बर्डन उठाना चाहिए। इंडिया ये भी मानता है कि पुअर कंट्रीज़ के डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। इंडिया ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल नेगोशिएशन को ज़्यादा फेयर और बैलेंस्ड बनाने में इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है, लेकिन इंडिया अभी भी मानता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रेटर सपोर्ट और कंपनसेशन मिलनी चाहिए, ओके। सिक्स्थ इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिजाइम। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और ऑब्जेक्टिव है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिजाइम को सिक्योर करना। इसका क्या मतलब है? देखो, इंडिया मानता है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो पीसफुल पर्पसेस के लिए है उनका एक्सेस सभी कंट्री को मिलना चाहिए, उन पर कुछ पावरफुल नेशंस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंडिया ने स्पेशली NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बाद कुछ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम को स्ट्रांगली अपोज किया है। इंडिया इन अरेंजमेंट्स को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है क्योंकि ये कुछ कंट्रीज़ को एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस देती है जबकि दूसरों को डिनाई कर देती है। इंडिया ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि चाइना जैसी कंट्रीज़ को इस टेक्नोलॉजी रिजाइम में स्पेशल एडवांटेज मिलता है जबकि इंडिया रिस्ट्रिक्शन फेस करती है। साथ ही इंडिया का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ अपने एडवांस टेक्नोलॉजी पोजेस करती हैं, तो इंडिया इंडिया को डिनाई करती है। आपको NPT के बारे में पता होगा ना, जो न्यूक्लियर वेपन्स जो क्रिएट नहीं करते, और अगर वो NPT साइन करेंगे तो वो अपने न्यूक्लियर का एक राइट वे में यूज़ करेंगे और उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रॉम दी पावरफुल कंट्रीज़, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स बनाना अलाउड नहीं करना होगा, तो इंडिया ने वो साइन नहीं किया था। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। इसलिए इंडिया डिसअग्री करता है क्योंकि वो इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, ओके। नेक्स्ट है डायस्पोरा एंड द सॉफ्ट पावर। आखिरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा डिस्कस करेंगे वो है डायस्पोरा एंड द सॉफ्ट पावर का यूज़। इंडिया का एक लार्ज डायस्पोरा दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डायस्पोरा का ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया गया है ताकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली अब्रॉड रहने वाले इंडियंस के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पर एम्फेसिस दिया कि और उन्हें इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने और अपनी मदरलैंड के साथ टाइज मेंटेन करने के लिए एनकरेज किया। साथ ही इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर पर भी फोकस किया है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है क्या? दूसरे कंट्रीज़ को मिलिट्री या इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू नहीं बल्कि कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन और आइडियाज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस करना। इंडिया खुद एक वाइब्रेंट पर प्रॉस्परस और कल्चरली रिच नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है अपने आप को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जैसे इनिशिएटिव इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल हैं। अपने डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर के थ्रू इंडिया अपनी ग्लोबल इमेज को स्ट्रेंथन करना और गुडविल बिल्ड करना चाहता है और दुनिया भर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहता है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर
पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो प्रॉपरली. नाउ अब छोटा सा समअप मैं पूरे चैप्टर का आपको दे देती हूँ. ठीक है, पूरा चैप्टर आपको कॉन्क्लूड कर लेती हूँ ताकि आप एकदम फ्री हो जाओ इस चैप्टर 3 से. देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उससे एक यूनिक और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी है. ये प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव दो मेजर सोर्सेज से डेवलप हुए हैं. पहला, ये इंडिया की लॉन्ग हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन से आते हैं जो पीस, कॉपरेशन, ह्यूमैनिटी का रिस्पेक्ट प्रमोट करती है. दूसरा, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स को शेप होने देती है, यानी दुनिया की पॉलिटिक्स एक्चुअली काम कैसे करती है उसका. साथ मिलकर प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है. इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशन के डिफरेंट चैलेंजेस और चेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने में मदद की है. कुछ प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव जैसे नेशनल इंटरेस्ट, वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का परमानेंट फीचर रहा है. साथ ही फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक नहीं होती. जैसे जैसे नए ग्लोबल चैलेंजेस सामने आते हैं वैसे वैसे नए ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटीज़ भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन जाती है. फॉर एग्जांपल, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर का यूज़ रिसेंट ईयर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है. इसलिए हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी और चेंज का कॉम्बिनेशन है. एक तरफ अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में रूटेड और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल सिस्टम्स की पूरी रियलिटीज़ और चैलेंजेस को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है. लाइक अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल वैल्यूज़, नेशनल इंटरेस्ट और चेंजिंग ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की एबिलिटी रखती है. ओके, thank you so much for watching. Agar yeah, don't forget to like, comment and subscribe and see you in the next video. Bye bye.